आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो मैं क्लास स्टार्ट करूं? अरे बेटा, लास्ट क्लास में हमने फाइनल अकाउंट किया था और फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट्स हम लोग कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग विद एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे सबसे मेन चीज ये है कि आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि विद एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट और विदाउट एडजस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस है। ये फाइनल अकाउंट को अगर हम लोग देखें तो विद एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। बच्चे, विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि ईयर के एंड में किए जाते हैं और वो नहीं किए गए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। बस इतना ही सी बात है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, ठीक है बेटा, उसे कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ऐसे ट्रांजैक्शन की हम लोग बात करते हैं जिनमें रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा, परचेज करने की तो एंट्री होती है। एक जी, परचेज करने की तो एंट्री हम लोग करते हैं और उसके बाद गुड्स को सेल करने की भी हम लोग एंट्री कर लेते हैं। लेकिन क्या स्टॉक आपका परचेज और सेल के बाद कितने का स्टॉक आपका बच गया, इसकी तो कोई जर्नल एंट्री नहीं है। जो स्टॉक है आपका क्लोजिंग स्टॉक, इसकी तो कोई कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं ना। ये तो आपको खुद कैलकुलेट करना है कि ईयर के एंड में आपका स्टॉक क्या रहा। अब जब आपका ट्रांजैक्शन हुआ नहीं तो आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं करी होगी, और रिकॉर्डिंग नहीं करी है तो ऑब्वियस सी बात है आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर ये क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखेगा। तो हमने लास्ट जो विदाउट एडजस्टमेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आपने देखा होगा कि जो ट्रायल बैलेंस रहता था, जो इन्फॉर्मेशन होती थी, उसके बाहर नीचे कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता था। ठीक है, और इस क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग दो जगह रिकॉर्ड करते थे। एक होता है हमारी जगह ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और एक होता था बेटा बैलेंस शीट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और ये क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में जी, बैलेंस शीट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इसी चीज को हम लोग एसेट्स के साइड। ठीक है, तो क्लोज जिस चीज का ट्रांजैक्शन अब तक हुआ नहीं है, जो भी ट्रांजैक्शन आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं है, उसकी एडजस्टमेंट्स की जाती है। मतलब उसके ईयर के एंड में जाके उसको रिकॉर्डिंग करना होता है। तो ईयर के एंड में क्या प्रॉब्लम है कि भाई हमने तो जर्नल बना चुके होते हैं, जर्नल के बाद हम लोगों ने बेटा लेजर भी तैयार कर लिया होता है, लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस जो है ये भी तैयार हो चुका है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद अब हमारे पास है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट्स की प्रॉब्लम ये है कि इसका हमें प्रॉफिट लॉस, इसके रिजल्ट जो होते हैं बेटा, एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस और एक फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन हमें मालूम करना होता है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता करना होता है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं किया, समझ रहे, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे जर्नल में हो जानी चाहिए थी लेकिन हमने जर्नल एंट्री में रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो बेटा जर्नल एंट्री में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आपने उसको लेजर में नहीं दिखाया, आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी निकल के आएगा वो गलत आएगा और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आपको गलत मालूम चलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में कि अगर आपने किसी चीज की रिकॉर्डिंग आपने यहाँ नहीं करी तो कोई बात नहीं, आप फाइनल अकाउंट में उसको जरूर दिखा दें, जिससे कम से कम आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपका गलत ना आए। समझ में आए भाई? तो आपने जिस चीज को जर्नल में रिकॉर्ड करना चाहिए था, जिसको हमें लेजर में रिकॉर्ड करना चाहिए था,
जिसको हमें ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना था उसको हमने रिकॉर्ड कहीं किया ही नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है बेटा वो करेक्ट आए, हम चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल करेक्ट मालूम चले। तो ऐसी सिचुएशन में उन एंट्रीज को आपको बीच में ही एंटर करना पड़ रहा है, डायरेक्टली आपको फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट्स। ऐसे को हम लोग क्या कहते, क्या नाम दे देते हैं बेटा? एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज ये प्रोसेस में नहीं है, ये बीच में एंट्री कर रहा है बेटा, फाइनल अकाउंट्स के अंदर डायरेक्टली आया है ये पहले से प्रोसेस में नहीं है। इस वजह से इसका नाम हमने क्या रख दिया? एडजस्टमेंट्स। आपको जैसे मालूम होगा कि भाई आम जिंदगी में हम किसी के एडजस्टमेंट्स की बात करें तो क्या होता है, क्या होता है बेटा? आम जिंदगी में अगर हम लोग एडजस्टमेंट्स की बात करें तो क्या होता है? ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, और ये प्रोसेस चल रहा है कि भाई इसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा, उसके बाद डी आएगा, और उसके बाद जाके ई है, एफ है, और मैंने डायरेक्ट क्या करा? एफ लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप इस रिकॉर्ड प्रोसेस ये था कि आपको पूरा फॉलो करना था, ये सब फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे एंट्री करनी थी ई की, लेकिन आप एंट्री नहीं कर पा रहे हैं ई की, आप बीच में डायरेक्टली एंट्री करना चाहते हैं, तो इसे ये कहेंगे हम लोग एडजस्टमेंट्स। तो इसीलिए आप सही से देखिए इसको। तो हम लोगों ने क्या कहा बेटा कि हमारे पास जितने भी अकाउंट थे, जर्नल था, लेजर था, ट्रायल बैलेंस था, उन सभी में हमने क्या किया? हमने जर्नल एंट्री को रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो इस वजह से हम इसे कर रहे हैं। इतनी बात मुझे अब बता दीजिए, अगर आपको समझ में आ गई हो कि एडजस्टमेंट्स का मीनिंग क्या है, एडजस्टमेंट कब कहते हैं किसी चीज को कि एडजस्टमेंट करी जा रही है। ठीक है, आपको मैं फिर से बताता हूँ, एडजस्टमेंट हम कब करते? जब प्रोसेस फॉलो नहीं होता तो हम कहते भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे कि 10 लोग ना लाइन में खड़े, उसमें एक बीच में आ रहा है, हम क्या कहते हैं? भाई थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो। तो वही चीज यहाँ पे कि भाई कोई सैलरी की एंट्री आप करना भूल गए, आपने रेंट को रिकॉर्ड नहीं करा, आपने वेजेस को रिकॉर्ड नहीं करा, तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो आइए जर्नल से फॉलो कीजिए। लेकिन साल के एंड में हम तो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं ना, अब कैसे जाए? 1 तारीख की एंट्री में जाके कैसे उसको डालें? कैसे 5 फरवरी में डालें जाके? कैसे नवंबर में रिकॉर्ड करें जाके? तो हमने सोचा कि चलो छोड़ो, हमने एंट्री करी तो इसीलिए थी ना कि हमारे प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट्स, ये सारी चीजें हमारी सही आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपने प्रॉफिट लॉस को ही डायरेक्ट सुधार देते हैं, हम अपनी बैलेंस शीट को ही डायरेक्ट लिख देंगे जाके। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स करी हमने समझ में आई बात आपको? हमें सही प्रॉफिट और सही फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए था, इसलिए हमने डायरेक्टली जाके उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, बिना जर्नल के, बिना लेजर के, बिना ट्रायल बैलेंस के, हमने पीएनएल अकाउंट में डायरेक्ट दिखा दिया। अगर कोई खर्चा हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया, तो डायरेक्ट पीएनएल में दिखा दिया। कोई एसेट्स हम लिखना भूल गए तो डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखा रहे हैं। जी बच्चे बताइए, क्लियर है? यस सर। जी। अब आइए कि सर फाइनल अकाउंट्स की जरूरत क्यों है? तो मैंने आपको बोला कि फाइनल अकाउंट हम लोग इसीलिए तो प्रिपेयर कर रहे थे कि हमें सही प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशंस मालूम चले, और इसीलिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और अगर हमने एडजस्टमेंट सही से नहीं किया, सारे एक्सपेंसेस नहीं लिखे, हमने रेंट सारी नहीं लिखी, तो हमारे जो फाइनेंशियल पोजीशन है बेटा वो गलत आ जाएंगे। चाहे आपने जनवरी का रेंट लिखना भूल गए थे, चाहे कोई भी एरर रहा हो आपसे, कोई भी मिस्टेक्स हो गया था, कोई भी ऐसी बात रहेगी जिसकी वजह से आपने सही नहीं किया, तो उसको डायरेक्टली आप पीएनएल अकाउंट में सही कर लीजिए। तो 2 चीजें हमारे लिए जरूरी फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स करने के लिए हमें जरूरी है, क्योंकि हमें चाहिए क्या? चाहिए बेटा? एक्चुअल नेट प्रॉफिट और लॉस चाहिए, और फाइनेंशियल पोजीशंस हमें पता करनी है। समझ में आ रही बात आपको? ये आप नोट कर लीजिएगा बेटा कि फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स की क्या जरूरत है। तो टू डिटरमाइन द कंपनीज एक्चुअल नेट प्रॉफिट और लॉस, टू एक्सेस द कंपनीज रियल फाइनेंशियल स्टेटस। तो ये 2 चीजों के लिए हमें कंपनी के जो भी
हिसाब किताब है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर कुछ रह गया है तो पूरे साल के दौरान। अब क्या क्या रह जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बता दीजिएगा कि ये आपको क्लियर हो गया। क्लियर बेटा? यस सर, राइट कर लिया सर। जी। अब आइए नेक्स्ट। तो जो एडजस्टमेंट्स होती हैं जनरली कुछ इन चीजों की एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। एडजस्टमेंट करी कब जाती है भाई? साल के एंड में ही, क्योंकि अगर बिगनिंग में करी जाती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो शुरुआत में सारी चीजों को लिख लिया जाता। अगर मुझे शुरुआत में ही मालूम चल जाता कि ये चीजें का हिसाब किताब रह जाएगा या रह गया है तो हम शुरुआत में लिख लेते। तो हम एंड में देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमने हिसाब प्रॉपर तरीके से नहीं रिकॉर्ड किया है, तो उसको हम जाके एंड में लिख देते हैं। जिसमें कुछ चीजें हैं जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। जैसे आपका स्टॉक जो क्लोजिंग में बच जाता है तो साल के एंड में ही पता चलेगा और उसकी कोई एंट्री नहीं है। जो बैलेंस बच जाता है उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ऐसे खर्चे जो कि हमने पे नहीं किए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मान लेते हैं दिसंबर है, दिसंबर में 15 तारीख को हमारा कुछ हिसाब बनता है रेंट पे करने का, और नेक्स्ट मंथ होता है बेटा जनवरी में, तो हमने ना 15 दिसंबर में पे नहीं किया। हमने सोचा कि चलो जनवरी में पे कर देंगे, तो 1 महीने का रेंट रह गया। अब अगर आपने इसकी एंट्री नहीं करी तो आपका पूरा पीएनएल अकाउंट गलत, प्रॉफिट गलत आएगा, क्योंकि आपने 15 दिन के खर्चे आपने सही नहीं दिखाए। या इसी तरीके से आपने 2 महीने का एडवांस रेंट दिसंबर में या नवंबर में पे कर दिया था, तो उसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहे होंगे। तो आप उन एक्सपेंसेस को सही कीजिएगा। आप अपने एक्सपेंसेस को सही करेंगे, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंस को हमें सही करना पड़ेगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद हमारे पास एक्रूड इनकम, ये सारी चीजें वो हैं जो कि साल के एंड में हम देखते हैं कि क्या हमारी इनकम किसी पे रह गई, क्या कुछ हमें एडवांस मिला, क्या हमने किसी को एडवांस में दिया है, क्या हमारा कोई ऐसा एक्सपेंस है जो अब तक हमने पे नहीं किया। उसके बाद डेप्रिसिएशन, आपको पता है ये कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं, ये तो साल के एंड में देखते हैं कि कितना डेप्रिशिएट हो गए हमारे एसेट्स। अगर हम इसको लिखना भूल जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट लॉस गलत आ जाएगा। उसके बाद है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और भी चीजें हैं। ठीक है, बैड डेट्स कि क्या हमारे ऐसे कौन कौन से कस्टमर है जिन पे हमारे पैसे रह गए। फिर प्रोविजंस, क्या ऐसे कौन कौन से कस्टमर्स है जिससे हमारे चांसेस हैं कि वो पैसे अब हमें लौटाएंगे नहीं। ठीक है, तो बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, और उसके बाद मैनेजर कमीशन है। ये 3 चीजें और हैं, आप इसमें नोट कर लीजिएगा। आप इतना नोट कर ले तो मैं फिर से बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। बताइएगा बेटा इसको नोट करने के बाद मुझे। 2 चीजें और हैं। एक हमारे पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यस सर। कितने पॉइंट्स हो गए बेटा? सर 10। 10 हो गए ना? ठीक है, तो मैं आपको ये देखिए जी। एक है बेटा 10 के बाद आपने अगर बात करें तो ये लीजिए 11 है, फिर है ये आपका 12। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, और 13 मैनेजर कमीशन। आपको जैसा मालूम होगा कि मैनेजर को कमीशन हम लोग कब देते हैं। हम लोग मैनेजर को कमीशन देते हैं बेटा जब हमें ये मालूम चल जाए कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ।
तो ये तो साल के एंड में ही होगा। तो कई बार ये सब चीजें जो हमने पूरे साल में लिखी ही नहीं, बेड डेट्स कौन किस कस्टमर ने हमें पैसे नहीं दिए, ये लास्ट में ही तो जाके हम डिसाइड करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, किस कस्टमर से लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी पैसे नहीं मिलेंगे, फ्यूचर में भी पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए लिखा है इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो ये 3 और एडजस्टमेंट्स है। टोटल मिला के ये 13 आपके सामने दिख रहे हैं। ये 13 एडजस्टमेंट से ज्यादा हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और एक दो चीजें हैं जहाँ पे कई एरर्स हो जाए, कहीं पे कोई मिस्टेक्स हो गया है, हमने लास्ट में जाके देखा साल के एंड में कि अच्छा ये मिस्टेक्स है, कैसे सुधारे इसको। अच्छा जी, कुछ चीजें ऐसी भी हैं, एरर्स के अलावा कोई चीज ऐसी है कि भाई जैसे एरर्स में क्या होता है कि कभी कोई सी चीज की वैल्यू आपने ज्यादा लिख दी, कभी किसी चीज की वैल्यू आपने जर्नल एंट्री के दौरान कम लिख दी थी, कभी किसी के नेम गलत लिख दिए, जैसे राम के अंदर रिकॉर्ड करना था तो आपने श्याम के नाम से चीजों को रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है बेटा, आपने प्लांट एंड मशीनरी पे रिकॉर्ड करना था, खरीदा प्लांट एंड मशीनरी था, लिख दिया जाके आपने बिल्डिंग। तो इन सब चीजों को ही साल के एंड में ही तो रेक्टिफाई करेंगे, साल के एंड में ही जाके हम सुधारेंगे। ये बात हमें मालूम भी साल के एंड में चल रही है सारी बातें। तो अब जर्नल तो बना ही नहीं सकते ना अगर ये सारी चीजें जो 13 पॉइंट्स है साल के एंड में ही हमारे सामने आई हैं और एंड में ही ये बन रही हैं। तो अब क्या करें, अब जर्नल थोड़ी ना बनाएंगे जाके, अब लेजर थोड़ी ना बनाएंगे जाके। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती पीएनएल अकाउंट में सारी चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टमेंट्स। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स क्या बताया मैंने आपको, फर्स्ट। बेटा फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो मैंने बताया आप लोगों को, फर्स्ट जो बताया है वो है क्लोजिंग स्टॉक। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, अभी से लेके बीकॉम लेवल तक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर है और ये आपको पता लगता है कि क्लोजिंग स्टॉक है, तो अब क्या करेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं। अब ये 2 जगह कौन से हैं सर, बेटा 2 जगह हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे हर एक एडजस्टमेंट्स की 2 एंट्री होती है, ध्यान रखेंगे बेटा इन बातों को जो मैं बोले जा रहा हूँ आपको। एक हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। सवाल ये है कि सर एक तो ट्रेडिंग में, दूसरा कहाँ लिखेंगे आप, दूसरा हम लोग लिखेंगे बेटा बैलेंस शीट में। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। अगर आपने जर्नल किया होता तो दो इफेक्ट आ जाता, आपका सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होता, लेकिन आपने जर्नल नहीं किया है तो आपको डायरेक्टली 2 इफेक्ट पीएनएल ट्रेडिंग या बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरी क्या बात करें, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ये चीजें कहाँ रिकॉर्ड करेंगे देखिएगा। एक आएगा बेटा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे। अच्छा सर, क्रेडिट साइड में ऐसा क्या लिखेंगे आप जाके, तो बेटा क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसमें आपने देखा भी था कि क्लोजिंग स्टॉक इसको लिख देते हैं। अच्छा सर, चलिए तो समझ में आ गया कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। सर ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगे, तो बेटा बैलेंस शीट के 2 साइडें हैं, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी। तो हम एसेट साइड जाएंगे और एसेट साइड जाकर हम वहां पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। अब इससे क्लोजिंग स्टॉक के ट्रांजैक्शन आपने नहीं भी लिखा तो ये ऑटोमेटिक अब हमारा पीएनएल अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। मुझे बताइए ये बात समझ में आई कि इट्स एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, क्या करेंगे आप, क्या ट्रीटमेंट है, मैं वो सिखा रहा हूँ आपको। बताइए बेटा, ट्रीटमेंट अगर आपको क्लियर है तो समझ में आ जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक को कैसे दिखाएंगे। अच्छा, तो पीछे वाले चैप्टर में हमने देखा भी था, तो इसको और बेहतर से समझ लेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक कोई भी एडजस्टमेंट होगा, सबसे पहली बात कोई भी एडजस्टमेंट हो उसको 2 जगह रिकॉर्ड करना है। ठीक है सर, 2 जगह। सर वो 2 जगह पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, ये कुछ भी हो सकता है। 2 जगह, कम से कम 2 जगह, इफेक्ट होने को तो 3 जगह भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन अभी हम 2 जगह मानते हैं। सर 2 ही क्यों बोल रहे हैं, आपको पता है ना बेटा, हर एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है, इसलिए मैं 2 जगह की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। और सर ये तो हो गया हमारे क्लोजिंग स्टॉक की बात।
दूसरा क्या होगा, दूसरा हमने लिया था एक्सपेंसेस। क्या लिया था बेटा, आपने कॉपी में नोट किया होगा, बताएंगे मेरे को, जितना जरा बताइए तो। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप ध्यान से समझेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करेंगे। देखिए, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बेटा, एक मिनट, हाँ जी, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करी गई है। आप बिल्कुल दिमाग में ये बैठा लीजिएगा, इसको ना कहीं पे कोई जर्नल एंट्री अब तक इसकी हुई नहीं है, कोई भी जर्नल एंट्री इसकी करी नहीं गई है। तो सर करी नहीं गई है तो ये ट्रेडिंग मतलब ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं है पहले से। अच्छा जी, अगर नहीं रिकॉर्ड है तो हमें दो जगह इसको रिकॉर्ड करनी है। ठीक है सर, वो दो जगह क्या होगी वो देखते हैं अभी क्या होगी। तो हम इसको दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी दो जगह? तो पहली जो है, डिपेंड करता है कि एक्सपेंसेस कौन सा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है बेटा, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, उसको हमें दिखाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है जी। और सर अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर कोई डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, लेकिन सर अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो कहाँ जाएगा सर? सर वो जाएगा पीएनएल अकाउंट में जाएगा। सर एक्सपेंसेस को किस साइड लिखते हैं बेटा? एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। क्या करते हैं आप डेबिट साइड में, किस नाम से लिखेंगे? जो भी कंसर्न्ड एक्सपेंसेस होगा उसमें जाके ऐड कर देंगे, ऐड टू कंसर्न्ड एक्सपेंसेस। सर ये कंसर्न्ड एक्सपेंसेस का क्या मतलब है बेटा? जैसे ना वेजेस आउटस्टैंडिंग हो, तो पहले से अगर ट्रायल बैलेंस में आपके पास वेजेस है तो आप वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके वेजेस में ऐड कर देना। और अगर मान लीजिए सैलरी है तो पीएनएल अकाउंट में लिखते हो, तो सैलरी में जाके इसको ऐड कर देना। समझ में आई बात? अच्छा सर, ये तो हो गया। अब इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में ये चीज आएगी, ये तो एक्सपेंस है, बैलेंस शीट में आएगी। तो बैलेंस शीट में किस साइड आएगी बेटा? आउटस्टैंडिंग है तो ये लायबिलिटी साइड आएगी। किस साइड आएगी जी? लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी साइड में हम कैसे दिखाएंगे? तो लायबिलिटी साइड में बेटा किसी में प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, आप अलग से दिखा देना आउटस्टैंडिंग, जो भी एक्सपेंसेस का नाम होगा वो एक्सपेंसेस आप लिख दोगे। बताइए बेटा, सर ये बात अच्छे से समझ नहीं आई? ठीक है, लीजिए, अच्छे से नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है सर, तो एग्जांपल में एक छोटा सा ना एक ट्रायल बैलेंस हम लोग मान लेते हैं कि कोई ट्रायल बैलेंस हमें दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है सर? एक ट्रायल बैलेंस हम ले लेते हैं, ट्रायल बैलेंस हमें दे रखा है। ट्रायल बैलेंस में दो साइडें थी, एक थी बेटा डेबिट साइड और दूसरी थी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि दो साइडें, एक है हमारे पास क्रेडिट साइड, दूसरी है बेटा हमारे पास डेबिट साइड। और यहाँ पे दे रखा है वेजेस, वेजेस है सर 10,000 रुपए। और नीचे ना एक आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के बाहर में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 1000, 1,000 का आउटस्टैंडिंग वेजेस। सर अब क्या करेंगे इस ट्रायल बैलेंस को? ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने है बेटा। सबसे पहले इतना मुझे बताओ, ये वेजेस आपका फाइनल अकाउंट में कहाँ जाता है? वेजेस कहाँ जाता है बच्चे? वेजेस जाता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ जाता है जी? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, सब वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड जाता है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में जाके आप वेजेस तो लिखोगे ही, वेजेस की वैल्यू लिख देना आप 10,000 रुपए, जितना दे रखा है, प्लस जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो आप नीचे लिख देंगे, ऐसे करके 1,000 रुपए।
टोटल ऐड करेंगे बेटा, ये कितना आ जाएगा आपका 11,000 रुपये। एक तो ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, बताइए जी, इतना क्लियर है? यस सर। जी तो हाँ, आप भी बताएं। चलिए, तो इसमें हमने क्या किया कि जब कोई क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस में, आपके पास ट्रायल बैलेंस है, अब ये ट्रायल बैलेंस आपके पास है, इसमें वेजेस दे रखा है और नीचे वेजेस, ट्रायल बैलेंस के बाहर आउटस्टैंडिंग वेजेस है। तो हमने ये पहले डिसाइड करा कि ये वेजेस जाता कहाँ है भाई, तो वेजेस जाता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वहां वेजेस लिखा और फिर नीचे आए आउटस्टैंडिंग वेजेस वाले पार्ट पे, ठीक है, और इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया। लेकिन मैंने आपको दो बातें बताई आउटस्टैंडिंग की बात में, कि पहली बात है कि ट्रेडिंग का एक्सपेंस होगा ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनएल का एक्सपेंस होगा पीएनएल में जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि वो बैलेंस शीट में भी जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखना है बेटा, बैलेंस शीट में भी जाके लिखना है। तो बैलेंस शीट में कौन सी साइड जाएंगे, आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी साइड जाएंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से हम लोग इसको लिख देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी का क्वेश्चन का हमें क्या बनाना पड़ेगा, साथ में हमें बनाना पड़ेगा बेटा बैलेंस शीट। एक मिनट, हाँ जी, हम बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए जी, ये लीजिए, मैंने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बना के तैयार कर रहा हूँ। ये हो गया जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितनी साइडें थी बेटा, दो होती हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में कितनी साइडें होती हैं, दो। ये वाली साइड आपकी लाइबिलिटीज हो गई, लाइबिलिटीज हो गई। उसके बाद ये वाली अमाउंट हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे सर असेट्स, और यहाँ पे भी लिखेंगे आप अमाउंट। ये ऊपर आ गया जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या ध्यान रखना है कि बेटा वेजेस तो आपका जो ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होता है वो एक ही जगह जाता है और वो एक जगह गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस दो जगह जाना था, तो एक जगह आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ आ गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब भी आउटस्टैंडिंग होगा तो लायबिलिटी साइड में भी जाएगा, तो लायबिलिटी साइड में भी हमने वेजेस अकाउंट लिखने हैं। कितना लिख देना सर, 1,000 रुपये। हमारा किस्सा खत्म। तो जब भी ऐसा कोई एडजस्टमेंट आएगा आपको ये बात का ख्याल रखना है कि वो कहाँ कितनी जगह लिखेंगे बेटा, दो जगह लिखेंगे। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम कितनी जगह लिखेंगे, दो जगह। कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग पीएनएल में लिखेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटीज में लिखेंगे। ट्रेडिंग पीएनएल में क्या करेंगे, डेबिट साइड जाएंगे, ऐड कर देंगे। किस में ऐड करेंगे भाई, कंसर्न, जो भी कंसर्न अकाउंट होगा उसके अंदर ऐड कर देंगे। कंसर्न अकाउंट का मतलब है बच्चे कि अगर रेंट है तो रेंट में ऐड कर दो, सैलरी है तो सैलरी में ऐड कर दो, वेजेस है तो वेजेस में ऐड कर दो, कैरेज इनवर्ड है तो कैरेज इनवर्ड में ऐड कर दो। तो ऐड कर देंगे। दूसरी चीजों को हम कहाँ दिखाएंगे बेटा, दूसरा दिखाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में। कहाँ दिखाएंगे सर, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कौन सी साइड दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड होगी। लाइबिलिटी साइड में किस नाम से लिखेंगे बच्चे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा तो आप क्या करने वाले हैं बताइए। इतना नोट करा है आपने, ये अच्छे से नोट करिएगा। दो एडजस्टमेंट, उसके एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, और एक एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया कौन सी चीज कहाँ जाएगी। नोट कर चुके हैं आप? यस सर। ठीक है। अब आइए एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। बच्ची, एडजस्टमेंट नंबर 3 मैंने क्या बताया? सर प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ, तो थर्ड, कि थर्ड एडजस्टमेंट में हमारे पास है बेटा एक मिनट, ये लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब होता है एसेट्स। मैंने आपको बता रखा होगा कि प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट्स का पार्ट है, तो इसकी कोई एंट्री ही नहीं हुई। अच्छा सर, इसकी कोई भी एंट्री नहीं करी? नहीं बेटा, इसकी हमने अब तक कोई एंट्री नहीं करी है, और एंट्री नहीं करने की वजह से हमारा पीएनएल और बैलेंस शीट जो है दोनों गलत आ सकता है। तो हम क्या करें सर,
बेटा अब इसको हम सही करते हैं। सर कैसे सही होगा? देखिए बेटा, दो जगह ये चीज रिकॉर्ड होगी। एक होगा ये, अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो प्रीपेड रेंट भी हो सकता है, प्रीपेड वेजेस भी हो सकता है, कुछ भी प्रीपेड हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट होगा तो कहाँ लिख दोगे सर? सर डायरेक्ट होगा तो सर आप ना ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट होगा तो बेटा, इनडायरेक्ट होगा तो हम लोग पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं। एक्सपेंसेस है तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी साइड लिखाएगा? तो बेटा एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। जी, एक्सपेंसेस को हम लोग कौन सी साइड लिखते हैं बेटा? तो डेबिट साइड जाके लिख देंगे। आप नोट्स ऐसे ही बनाइएगा जो याद रहे आपको। डेबिट साइड में क्या करेंगे? डेबिट साइड में ऐड प्रीपेड है ना बेटा, एडवांस में आपने कोई एक्सपेंस दे रखा है तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है वो, ये ध्यान रखेंगे। जब भी कोई एडवांस देंगे तो हमें इस साल के एक्सपेंसेस में नहीं दिखाना है, तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको माइनस कर देंगे, लिखेंगे, लेस करेंगे। किससे लेस कर दोगे सर? बेटा लेस करेंगे फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंसेस। सर ये कंसर्न एक्सपेंसेस का क्या मतलब? बेटा अगर वेजेस रहा तो वेजेस में जाके प्रीपेड वेजेस करके माइनस कर देंगे, और अगर रेंट रहा तो प्रीपेड रेंट करके रेंट में से इसी चीज को माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में दिखा देंगे। सर बैलेंस शीट में कौन सी साइड दिखाओगे? बेटा बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम एसेट साइड। बेटा बैलेंस शीट में जब हम जाएंगे तो बैलेंस शीट में कौन सी साइड दिखाएंगे? हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। अच्छा जी, एसेट साइड में किस नाम से दिखाएंगे? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएंगे, हम लोग नाम लिखेंगे प्रीपेड। प्रीपेड जो भी आइटम रहेगा वो लिख देंगे। जैसे प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट लिख देंगे, सैलरी होगी तो प्रीपेड सैलरी लिख देंगे। ठीक है जी, ये समझ में आया? सर एक एग्जांपल दीजिए जो हमें क्लियर हो जाए। लो बेटा, मैं एक छोटा सा फिर से क्या करता हूँ, एक ट्रायल बैलेंस बना देता हूँ। ठीक है, बनाइए। लीजिए, ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में एक साइड डेबिट होता है और दूसरे साइड क्रेडिट होता है। तो हमने ये लिया, ये वाले साइड को ले लेते हैं हम लोग क्रेडिट। ये हमारा कॉलम है डेबिट, और ये ऊपर मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, आप भी छोटा सा बना लीजिएगा, जिसमें हमने ले लिया है रेंट को। हम ऐसे ले लेते हैं, किसको लेते हैं बेटा? रेंट। रेंट हमारे पास पहले से है 10,000। ठीक है जी, रेंट हमारे पास पहले से कितना है? पहले से हमारे पास रेंट है 10,000 का, ठीक। ओके सर। और नीचे एडजस्टमेंट्स है। क्या है एडजस्टमेंट? उन्होंने बोला कि प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट रुपीज 300, 300 रुपए का प्रीपेड रेंट है। अच्छा सर, 300 का प्रीपेड रेंट है, ओके। तो क्या करेंगे? लीजिए जी, मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन आपके सामने लिख रहा हूँ। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन लिख रहा हूँ बेटा। सॉल्यूशन में क्या देंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेंट जो है वो जाएगा कहाँ। तो सर रेंट जो है वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसके लिए तो पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो जी, पीएनएल अकाउंट ही बना लेते हैं। क्लियर? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया। आइए साहब, यहाँ पे हमने लिखा जी, ये लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट कौन सी साइड जाता है बेटा? सर ये तो एक्सपेंस होता है ना, तो हम यहाँ पे रेंट को लिख रहे हैं 10,000 रुपए। और जैसा मैंने आपको यहाँ सिखाया था, आप देखिए कि अगर पीएनएल होगा, ठीक है, आप यहाँ देखिए बेटा, अगर पीएनएल होगा तो आप डेबिट साइड जाओगे और लेस कर दोगे कंसर्न्ड एक्सपेंसेस से। तो रेंट जो है वो आपका कंसर्न्ड एक्सपेंस है, उसमें से हम लेस करेंगे और लिखेंगे क्या? बस वही इजी सा, प्रीपेड, प्रीपेड रेंट। और वैल्यू कितनी लिख देंगे बेटा? 300 माइनस करेंगे, 9,700 रुपये आपका पीएनएल में लिखा गया। तो एक पीएनएल हो गया। दूसरा कहाँ जाना है सर? दूसरा जाना है अपने बैलेंस शीट। कौन सी साइड जाना है सर? एसेट साइड। और वहां जाके क्या लिख लेना है? प्रीपेड एक्सपेंस लिख देना है। तो आइए जी, हम ना एक बैलेंस शीट का भी
एक बैलेंस शीट भी छोटा सा यहाँ पे बना देते, ये रहा आपका बैलेंस शीट। ठीक है साहब, ये क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया सर बैलेंस शीट हो गया सर, एक मिनट हो गया, ये लीजिए बैलेंस शीट बना दिया। जहां समझ में नहीं आ रही हो बता दीजिएगा बेटा, ये सारी पॉइंट्स को आपको याद करना है, ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपके बैलेंस शीट तैयार करी, यहाँ लिख दिया हमने बैलेंस शीट, ये आपका लायबिलिटी साइड, ये आपका एसेट साइड, ये आपका अमाउंट। ठीक है सर। अब क्या है, मैंने आपको बोला था दो जगह जाती तो बैलेंस शीट में एसेट साइड आई है, और बहुत सिंपल सा, बस आपको क्या लिखना है, आपको लिख देना है प्रीपेड रेंट है, तो सर बस प्रीपेड रेंट लिखे, वैल्यू लिख दीजिए, वैल्यू कितनी थी उसकी 300, और कुछ भी नहीं करना। तो मैंने अब तक आपको 3 एडजस्टमेंट्स बता दिए, ये तीनों एडजस्टमेंट आपको क्लियर हुए हों तो मुझे बताइए। यस सर, क्लियर है। 3 एडजस्टमेंट्स, पहली एडजस्टमेंट्स क्या थी सर, पहली एडजस्टमेंट्स थी आपके क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मैं वापस से दिखाता हूँ आपको एक बार। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट्स क्या थी सर, पहली एडजस्टमेंट थी बेटा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, और एसेट्स में ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके हम वहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। और दूसरा कहाँ जाएगा सर, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कौन सी साइड जाएगा, तो एसेट साइड, और वहां पे भी जाके आपको क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है। सेकेंड एडजस्टमेंट आई बेटा, हम लोग आगे सेकेंड एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं फाइनल अकाउंट में, हमने पढ़ा, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अगर वो आउटस्टैंडिंग आ जाए, जैसे वेजेस आ जाए, कैरेज हो जाए, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना है सर, डेबिट साइड जाइए, और डेबिट साइड जाके आपको वहां पे क्या करना है, ऐड कर देना है। डेबिट साइड जाके क्या करना है सर, ऐड कर देना है। ठीक है, किस में ऐड करेंगे, कंसर्न एक्सपेंसेस में करेंगे सर। सर जो अगर वेजेस का आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में ऐड करेंगे आप। और सर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम लायबिलिटी साइड जाएंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रह गया, हमें देना बाकी है, तो हमें अगर देना बाकी हो तो हम उसे लायबिलिटी में दिखा देंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रीपेड एक्सपेंसेस को। ठीक है बेटा, हमने क्या देखा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का तो ट्रेडिंग में लिखेंगे, पीएनएल का है तो पीएनएल में लिखेंगे, कौन सी साइड, डेबिट साइड, और उसे कंसर्न एक्सपेंसेस से माइनस कर देंगे, और इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देंगे। अब मेरा सवाल आपसे है, अब जब तक ये सवाल को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सवाल ये है कि सर ये आप माइनस और प्लस कर क्यों रहे हो, क्या वजह, क्या जरूरत पड़ गई माइनस प्लस की। प्रीपेड था आप एसेट्स में दिखा देते, आउटस्टैंडिंग है आप लायबिलिटी में दिखाते, एक जगह दिखाते बात खत्म हो जाती। बेटा बात खत्म ही तो नहीं होती। अब देखिए, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, यानी हमने एडवांस में कोई एक्सपेंस दे रखा है, और वो वैल्यू रेंट में ऐड है, जैसे आपको ट्रायल बैलेंस में 10,000 रुपए देख रहा है, इसमें 300 रुपए ना एडवांस है। ठीक है जी, इस 10,000 के अंदर 300 जो है ना वो एडवांस है। मुझे बताइए वो 300 मेरा इस ईयर का एक्सपेंस है या मेरा नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, जितना आप मुझे बताइए। ये जो 10,000 रुपए आपके रेंट दिख रहे हैं, उसमें 300 रुपए एडवांस है, तो ये एडवांस जो एक्सपेंस मैंने दिया, वो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है या करंट ईयर के लिए दिया है? सर नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस वजह से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रेंट 10,000 था, उसमें से 300 रुपीज माइनस कर दिया, कि वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, ये करंट ईयर के लिए एसेट्स है, और बैलेंस शीट में जाके इसको हमने दिखाया। क्लियर है? यस सर। अब इसमें आपका दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि सर ये तो प्रीपेड था तो आपने बता दिया ऐसा था, तो सर अगर ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग को आपने प्लस क्यों किया बेटा?
आउटस्टैंडिंग का मतलब है वो एक्सपेंस जो अब तक हमने पे नहीं किया लेकिन मैं सर्विस ले चुका हूँ। तो चेतना जी आप मुझे बताइए, जिस चीज की मैं सर्विस ले चुका हूँ उसकी पेमेंट नहीं करी, उसकी पेमेंट मैं शायद नेक्स्ट या नेक्स्ट ईयर करूंगा, तो मुझे बताइए उसको मुझे नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में लिखना चाहिए जब मैं पे करूंगा तब, या मुझे करंट ईयर के एक्सपेंस में बताना चाहिए उसको? जी बेटा, ये जो हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस रह गया हमारा 1000 रुपए, अब तक मैंने पे नहीं किया, जितना पे किया है वो है 10,000, 1,000 अभी भी पे करना बाकी है, उसको शायद मैं नेक्स्ट ईयर पे करूंगा। तो मेरे, आप अपने हिसाब से बताइए, क्या ये नेक्स्ट ईयर अगर पे करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के खर्चे में लिखने चाहिए मुझे, करंट ईयर के खर्च में लिखना चाहिए? जी तहा। तहा। सर नेक्स्ट ईयर। चेतना नहीं समझ में आई आपको बात। जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने संडे को किसी के पास काम किया, एक दिन की मजदूरी मेरी 600 की, या मेरे यहाँ किसी ने काम किया, आप ये समझिए मेरे पास किसी बंदे ने काम किया जिसको हम ना 600 हमें देने थे। मैंने बोला जी आप कल ले लेना, संडे की जगह मैंने उसको मंडे में दिया। तो वो जो मजदूरी उसको मंडे में दी वो मंडे का एक्सपेंस है, या मेरे लिए वो संडे का हिसाब में जाना चाहिए? सर संडे। संडे में। तो एक्सपेंसेस का ये रूल है कि आप पे करो या ना करो, आप सर्विस ले चुके हो तो उसको रिकॉर्ड करो। इन्होंने आउटस्टैंडिंग रह गया, इन्होंने लिखा ही नहीं, इन्होंने सिर्फ 10,000 लिख दिया। अब अगर ये नेक्स्ट ईयर लिख देंगे तो ये तो बिल्कुल गलत है। भाई इनको तो इसी साल के एक्सपेंस में दिखाना चाहिए था, तो इसलिए मैंने वेजेस में इसको ऐड किया। तो अगर प्रीपेड एक्सपेंस है, इसका मतलब मैंने एडवांस में पेमेंट करा है, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, तो मैं उसको माइनस कर दूंगा। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो कि इसी करंट ईयर का है, जिसकी मैं सर्विस ले चुका हूं, तो उसको मैं करंट ईयर में ऐड कर दूंगा। और आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे बेटा, और प्रीपेड को हम लोग एसेट साइड दिखाएंगे। बोलिए बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स की तरफ। 3 बता दिए बेटा मैंने आपको। 3 के बाद आ जाते हैं अब हम 4 पे। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ मैंने शायद एक्रूड लिखवाया होगा, आप एक बार कॉपी में चेक करिए। यस सर, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है बच्चे, याद है कुछ? यस सर। क्या होता है बताइए? सर इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो इसका मतलब कि इस ये इनकम तो करंट ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की है? सर करंट ईयर की। करंट ईयर की है। तो मैंने इसकी अगर एंट्री नहीं करी तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सही आएगा क्या? कभी सही नहीं आने वाला बेटा, है ना, कभी सही नहीं आएगा। एक मिनट, क्यों नहीं सही आएगा सर? अरे सर कैसे सही आ जाएगा बताइए? जिस चीज को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जिस इनकम को आपने अब तक लिखा नहीं, और उसको आप इंतजार में बैठे हुए कि नेक्स्ट ईयर पैसे मिलेंगे तो मैं लिखूंगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बेटा आपका करंट ईयर की इनकम है, आपको करंट ईयर में लिखना चाहिए। तो एक्रूड इनकम 2 जगह जाता है, एक तो इनकम के साइड जाएगा और दूसरा एसेट साइड जाएगा। तो इनकम है तो इनकम तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो सिर्फ सेल्स आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनकम कौन से साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो सर हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रेडिट साइड जाके जो भी कंसर्न इनकम है उसमें इसको ऐड कर दीजिए। जैसे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर देंगे, किस में ऐड करेंगे बेटा, कंसर्न इनकम में। कंसर्न इनकम जो भी होगी बेटा उसको हमें
इसमें जाके ऐड कर देना चाहिए। ठीक है जी। और ये हमारे लिए बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि बैलेंस शीट में एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या होती है बेटा? एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट्स है। और एसेट्स को जाके एसेट साइड लिखेंगे, किसी में प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, अलग से आप एक्रूड इनकम लिख दीजिएगा। बस बस पीएनएल अकाउंट में आपने ऐड करना है सर, समझ रहे हैं? आपको क्या करना है, बस पीएनएल अकाउंट में ही ऐड करना है, उसके अलावा कहीं पे भी ऐड नहीं करना है। पीएनएल अकाउंट में एक्रूड इनकम को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। ठीक है, किस में ऐड करेंगे? तो जो भी कंसर्न इनकम है उसमें ऐड कर देंगे। दूसरी बात, एक्रूड इनकम को आपको कहाँ दिखाना है बेटा? एक्रूड इनकम जो है उसे हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में इनकम एक्रूड रह जाए तो कहाँ आता है? एसेट साइड आता है। एसेट साइड में किस नाम से दिखाएंगे? तो बेटा एक्रूड इनकम के नाम से हम लोग दिखाएंगे। बताइए, बात क्लियर हो गई आपको? इसका भी एक हम छोटा सा ट्रायल बैलेंस ले लेते हैं। ठीक है जी, ले लीजिए सर ट्रायल बैलेंस। आइए जी, ये ले लिया जी हमने ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ट्रायल बैलेंस। ऊपर हमने लिखा जी ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, ट्रायल बैलेंस अकाउंट, है ना? ये लीजिए ट्रायल बैलेंस लिख दिया। ट्रायल बैलेंस की कितने साइड थे सर? ट्रायल बैलेंस की 2 साइडें थी। बेटा कौन कौन सी थी? तो एक तो आपकी डेबिट की साइड होती थी और एक क्या होती थी सर? क्रेडिट साइड। हमने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव लिख दिया जी 10,000 रुपए। और यहाँ पे लिखा एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट रुपीज 500। एक्रूड इंटरेस्ट रुपीज कितना बेटा? 500, 500 का। तो इसको हम कैसे दिखाएं बेटा? इसके लिए हम लोग दो चीजें बना रहे हैं। क्या बनाएंगे? इंटरेस्ट जो है वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। क्यों सर? इंटरेस्ट कहाँ जाएगा सर? पीएनएल अकाउंट में जाएगा। कौन सी साइड जाएगा? तो क्रेडिट साइड जाएगा। और दूसरा हम बनाएंगे इसके लिए बैलेंस शीट। ठीक है सर, बैलेंस शीट बना लीजिए। आइए साहब, बैलेंस शीट भी हम लोग देख लेंगे एक। तो दो चीजें हो गई। एक तो बन गया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक आया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक आ गया सर हमारे पास बैलेंस शीट, जिसमें ये वाली साइड लायबिलिटीज है, ये वाली साइड एसेट्स है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आप कहाँ लिखेंगे बेटा? इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट साइड में ही आता है। पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। कितना दिखा देंगे इंटरेस्ट रिसीव को? तो 10,000 आप दिखा देंगे। लेकिन आपके पास एडजस्टमेंट्स भी है इससे रिलेटेड। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा और जगह ले लेता हूँ जिससे लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रिसीव जो है हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीव है बेटा 10,000 रुपए का। तो इसमें हमें क्या करना है? एक्रूड इंटरेस्ट को ऐड करना है। कितना ऐड कर देंगे? 500। कितना समझ में आ रही बात आपको? Yes, sir. और इसी एक्रूड इंटरेस्ट को आपको एसेट साइड भी दिखा देना है। एक्रूड इंटरेस्ट 500। ये क्लियर है चारों पॉइंट्स? Yes, sir. चलिए, नोट कर लिया आपने क्या ये? Yes, sir. ठीक। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी थी बेटा? पहला जो हमने पढ़ा, Sir, closing stock. क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास सबसे पहले। ये लीजिए जी,
क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह दिखाते हैं, कहाँ, कौन कौन सी दो जगह बेटा? सर ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हाँ जी, वेरी गुड। एक होता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा आता है हमारा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड दिखाते हैं बच्चे? सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट में कौन सी साइड जाते हैं हम लोग? सर एसेट साइड। एसेट साइड, ठीक है। बैलेंस शीट में किस नाम से दिखाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्रेडिट क्रेडिट साइड में जो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां भी क्या दिखाते हैं? वहां पे क्लोजिंग भी क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्या था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमें कहाँ कहाँ दिखाना होता है? सर ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नहीं, ट्रेडिंग भी हो सकता है और वो पीएनएल अकाउंट भी हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। वो यस सर। ट्रेडिंग भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है, और दूसरा ये बैलेंस शीट में आएगा। अच्छा, ट्रेडिंग हो या प्रॉफिट एंड लॉस है, कौन सी साइड जाएगा? सर डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या होगा बेटा, प्लस या माइनस? प्लस सर। प्लस होगा, ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में आइए, बैलेंस शीट में क्या करेंगे? सर लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में किस नाम से दिखाएंगे बेटा? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से लिख देंगे, ठीक है जी। अब आइए तीसरे एडजस्टमेंट्स पे आते हैं हम लोग। थर्ड एडजस्टमेंट कौन सा था हमारा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस को दो जगह पे कहाँ कहाँ लिखते हैं बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट। जी, ट्रेडिंग या फिर पीएनएल अकाउंट, ठीक है। और यस दूसरी सर। चीज बेटा? सर बैलेंस शीट। वेरी गुड, बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग जो है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड लिखाएगा ये? डेबिट साइड। क्या करेंगे, प्लस या माइनस? माइनस। अच्छा जी, माइनस करेंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे बेटा? सर एसेट साइड। एसेट साइड जाएंगे और क्या लिखेंगे जाके? प्रीपेड एक्सपेंसेस। वेरी गुड, इसको लिखेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस करके। तो तीन ये हो गए हमारे, और फोर्थ पे आ जाइए बस, आखिरी बताइए फोर्थ क्या है हमारा? एक्रूड इनकम। हम्म, ये एक्रूड इनकम है। वेरी गुड। एक्रूड इनकम को कितने जगह लिखने सकते हैं हम? दो। कौन कौन सी जगह? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एक ही इनकम आता है, वो सेल्स, ठीक है। और उसमें एक्रूड इनकम नहीं है। तो पीएनएल अकाउंट में कौन सी साइड? क्रेडिट। क्रेडिट साइड में क्या क्या करेंगे जाके, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस कर देंगे इसको, वेरी गुड। बैलेंस शीट में? एसेट साइड। एसेट साइड। एसेट साइड जाके क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? एक्रूड इनकम। हाँ जी, एक्रूड इनकम। समझ में आ गई बात आपको? यस सर।